नमस्कार मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारी परिवार एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती। आप सभी को पता है आ चुकी है और उसके लिए आप प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। तो दोस्तों उसमें आप सभी को पता है कि जो आपके 150 प्रश्न प्री में आने वाले हैं, जिसमें से आपके 30 प्रश्न आपके जो होंगे वो जनरल अवेयरनेस के होंगे, ठीक है। जीएस वाला पोर्शन होगा और आपके 120 प्रश्न आपका सब्जेक्टिव पार्ट वाला होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है 30 नंबर की प्रिपरेशन करेंगे। केवल एक मात्र वीडियो नहीं होगी, आप देखेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके एग्जाम के लिए, जीएस पोर्शन के लिए, वो सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे। क्वेश्चन नहीं, पूरा टॉपिक करवाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हम देखेंगे कि अगर हम बात करें कि कौन कौन से टॉपिक इसमें हम इंक्लूड करेंगे, तो फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है आप सब लोग देख ही रहे हैं कि भारतीय संविधान की विशेषता से संबंधित मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं, टॉपिक ले रखे हैं। अब यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे आप सभी को पता है, भारतीय संविधान तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और भारतीय संविधान में हर एक एक पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। हर एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के। मतलब ऐसा समझना है आप सभी को कि जितने भी टॉपिक बनते हैं भारतीय संविधान में, सारे टॉपिक को 1 to 1 डिस्कस कर रहे होंगे। प्राचीन इतिहास के बारे में बात करेंगे, तो प्राचीन इतिहास में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं टॉपिक वाइज करवाएंगे आपको। केवल क्वेश्चन तो करवाएंगे ही, साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले हम आपको टॉपिक वाइज सारी चीजें करवाएंगे। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखें ना, तो आपको आइडिया लगेगा कि प्रश्न कहाँ से आते हैं। उसके बाद हम बात कर लें आधुनिक इतिहास की, ठीक है। आधुनिक इतिहास की अगर हम बात कर लें, ठीक है, आधुनिक इतिहास के भी जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं सब लाएंगे। और उसके बाद बात करेंगे और भी हमारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हम बात करेंगे भारत का भूगोल, ठीक है, भारत का भूगोल। और उसके बाद बात करेंगे विश्व का भूगोल, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे विश्व का भूगोल और उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, अर्थव्यवस्था, ठीक ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की। और उसके बाद जो हमारे साइंस के टॉपिक हैं, ठीक है, जैसे आपका भौतिक हो गया, ठीक है, भौतिकी हो गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी कि रसायन, और आपका बायो वाला सेक्शन। साथ ही साथ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ठीक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। आप सुन पा रहे होंगे इस चीज को, हम बोल रहे हैं तो आप इतना तो सुन ही रहे हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी। और एक चीज इंपॉर्टेंट और आपके लिए, यूपी स्पेशल, ठीक है, यूपी स्पेशल भी आपको हम कराएंगे, ठीक है, यूपी स्पेशल। तो यानी कह सकते हैं कि और एक चीज जो आपका जो मैथमेटिकल पार्ट होगा, ठीक है, आपकी मैथ भी आने वाली है, बहुत इजी मैथ आने वाली है, ठीक है, आप इसको आराम से आप कर पाएंगे। तो जो भी टॉपिक बनेंगे सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। यानी आप देख लीजिए 30 ही नंबर आपका पूछा जाने वाला है, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा मेरे भाई। आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। सब्जेक्ट पे तो आपको कमांड बनानी है, उसको तो आपको बढ़िया से करना ही करना। साथ ही साथ इस 30 नंबर वाले सेक्शन को आप नजरअंदाज नहीं करेंगे, अदरवाइज सिलेक्शन आपको नजरअंदाज कर देगा मेरे भाई। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें भी हमें बढ़िया से तैयारी करना है। और देखो इतना भी ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना कि पूरा आप पढ़ते ही जा रहे हो पूरा, मतलब इस 30 नंबर के लिए आपको पूरा ही पढ़ना है। जितना मैं करवा रहा हूँ आपको, जितना मैं बता रहा हूँ, दैट इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। पूरी तरह से अब ये देखिए कि जितनी भी चीजें मैं करवा रहा हूँ, हर एक टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा रेलेवेंट है मेरे भाई, कुछ भी कम नहीं पड़ेगा। आप देख लीजिए अगर आपने इसको सही से कर लिया, जितने भी क्लासेस हम करवाएंगे आपको, सारे टॉपिक जितने भी, चाहे भारतीय संविधान, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, अर्थव्यवस्था, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण पारिस्थितिकी, उत्तर प्रदेश, अंकगणित, और जो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा वो सारा का सारा सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे मेरे भाई, एक एक वीडियो में। मतलब ऐसा समझना है कि आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलेगी। और मैं क्या करूंगा मेरे भाई कि जैसे आपको अभी हम पढ़ा रहे हैं भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान में अब जैसे मान लो मैंने राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ाया आपको, अब राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ाया, वो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे, ठीक है। जो भी टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे इसमें आप सभी को ध्यान रखना है कि मतलब जैसे भारतीय संविधान पढ़ा, तो भारतीय संविधान के सारे टॉपिक कराने के बाद हम क्या करेंगे, एक प्लेलिस्ट बना देंगे, पहले ही बना देंगे एक प्लेलिस्ट। तो जैसे भारतीय संविधान वाली प्लेलिस्ट में आप टच करेंगे तो भारतीय संविधान के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करवाए होंगे सारे आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगेन फिर से वही करेंगे हम, प्राचीन इतिहास, जब हम इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास में भी जितने भी टॉपिक होंगे सबको एक प्लेलिस्ट में एक जगह पर हम समावेशित कर देंगे, तो आपको आसानी होगी पूरी तैयारी करने में। तो आप हमारे साथ बने रहिए और मजा आएगा। ये पूरी जर्नी बहुत बेहतरीन होने वाली है, बहुत खूबसूरत होने वाली है। और आप सभी को पता है कि इसका जो एग्जाम है वो नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर में आयोजित कराने की पूरी संभावनाएं हैं। तो जो भी है पेपर तो आपका होगा ही होगा। तो चलिए क्लास को करते हैं कंटिन्यू दोस्तों। यहाँ पर हम देखेंगे
ये जो अभी आप देखेंगे इस क्लास में, तो हम क्या कर रहे होंगे, बेसिक, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, संविधान के एकदम शुरुआती, जिसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो जैसे यहाँ पर बात करते हैं, हमारा पहला पॉइंट है कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। जी हाँ, भारत जो है लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, इस बात को आप सभी ने ध्यान देना है। अगर आपके मन में अब आता है कि गणराज्य का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों गणराज्य का सीधा सा मतलब होता है कि ऐसा देश या राज्य जहाँ का जो मुख्य शासक होता है, जो उसको चलाने वाला होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो उसका देश का प्रमुख होता है या राज्य का जो प्रमुख होता है, उसका जो चयन होता है आनुवंशिकता के आधार पर नहीं होता है, बल्कि उसको जनता चुनती है। ठीक है, तो जब देश मतलब देश के जो सत्ता को चलाने वाले होते हैं, उनको जब कौन चुने, जनता चुने, जनता चुने। मतलब ऐसा नहीं कि आनुवंशिकता के आधार पर बाप है तो बेटा हो गया, दादा है तो ऐसे ऐसे नहीं चलने वाला। होता क्या है, यहाँ पर जनता चुनती है सरकार को और जनता देश को चलाती है। सॉरी, कह सकते हैं कि जनता ही देश को चलाती है, क्योंकि मेरे भाई जनता ही तो क्या करेगी, सरकार को चुनेगी और फिर सरकार को देश चलाएगी। तो बिल्कुल पूरी पावर होती है अपने पास, आप सभी को ये बात पता है। ठीक है, तो गणराज्य का सीधा सा मतलब जो निर्वाचन के द्वारा जब आपके उम्मीदवार चुने जाते हैं। ठीक है, चलिए, जो आपके उम्मीदवार होते हैं निर्वाचन के द्वारा, वो क्या करते हैं भैया, उनको मिलती है सत्ता और फिर वो देश को चलाते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। इंडिया में तो ऐसे ही हुआ है, ऐसा देखा कि भाई किसी का डायरेक्टली तो कोई नहीं बनता कि कोई प्राइम मिनिस्टर है तो उसका लड़का सीधा प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। नहीं भाई, निर्वाचन होगा, चुनाव होगा, चुनाव अगर आप जीतते हैं तभी आप बनेंगे। तो सीधा सा मतलब हो गया, गणराज्य का सीधा सा मतलब हो गया। ठीक है, तानाशाही शासन नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ऐसा समझना। चलो फिलहाल अब देश में भी क्या स्थिति है उसके बारे में, तो मतलब ये बात जो मैंने बोली उसके बारे में तो आप लोग जानते हैं, खैर इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ठीक है, क्या है मतलब कैसा शासन है। बाकी ये बात तो तय है कि भैया चुनाव जीतने के बाद ही आएंगे, बाकी वो चला कैसे रहे वो आप जान ही रहे हैं। बात करेंगे अगले पॉइंट की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। मतलब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन किन मुद्दों की बात की गई है, इसमें से, या फिर बोल सकता है कि कौन किसके बारे में बात नहीं की गई है, या फिर ऐसा दे सकता है ऑप्शन की किसके बारे में बात की गई है। तो 3 ऐसे ऑप्शन दे देगा आपको, जिसकी नहीं की गई होती है, एक ऑप्शन देगा जिसको की गई होती है। तो आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, ये बात आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखेंगे अगला पॉइंट हमारा है, देखो न्याय की अगर हम बात करते हैं तो न्याय 2 तरीके का होता है। एक होता है आपका सामाजिक न्याय और एक होता है आपका राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय की अगर हम बात करते हैं तो जहां पर जाति, मत, ठीक है, मतलब जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्मस्थान या धर्म या भाषा के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, सामाजिक न्याय का सीधा सा मतलब हो गया कि जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। सभी को मेरे भाई समान अवसर प्राप्त है, सभी को समान अवसर प्राप्त है। वहीं बात करते हैं राजनीतिक न्याय की, तो राजनीतिक न्याय का सीधा सा मतलब होता है कि भैया देश का सभी नागरिक, हर एक नागरिक को समान रूप से वोट डालने का अधिकार है, चुनाव भी लड़ने का अधिकार है, और जितने भी सार्वजनिक पद होते हैं उसको हासिल करने का उसका पूरा पूरा अधिकार है। ठीक है मेरे भाई, तो ये बात आप सभी को ध्यान रखना है। सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय क्या होता है, राजनीति में घुसने का पूरा हक है सभी को। ठीक है, किसी कोई भेदभाव नहीं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। तो दोस्तों 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, जिसमें से हम बात करेंगे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, याद रखना आप सभी को। अगला है आपका कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत की संपूर्ण सत्ता भारतीय जनता में नहीं थे। अभी ये बात पहले ही टॉपिक में मेरे मुंह से निकला था भैया कि सब सरकार को जनता चलाती है। कहने का मतलब सीधी सीधी बात है, अगर हम बात करें भारतीय संविधान के हिसाब से, तो भारत की जो संपूर्ण सत्ता है वो कुल जो है वो किस पर डिपेंड करती है, जनता पर डिपेंड करती है। जनता जैसे चाहेगी वैसे होगा। ठीक है, चलो बात करेंगे यहाँ पर भारत में पूर्ण वयस्क मताधिकार है। ठीक है, पूर्ण वयस्क मताधिकार भारत में, ये बात तो आप जानते ही हैं। भारतीय संविधान सुनमनीयता तथा कठोरता, सुनमनीयता और एक हो जाएगा दुष्नमनीयता। सुनमनीयता का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, लचीलापन, और दुष्नमनीयता का मतलब हो जाएगा कठोरता। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान जो है भाई वो लचीला भी है, हमारा संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। मतलब इसको आप बहुत आसानी से संशोधन भी नहीं कर सकते, ना बहुत आसानी से, और ऐसा भी नहीं कि कर भी नहीं सकते, कर सकते हैं। तो मतलब लचीला भी है और कठोर भी है। ठीक है, ये लचीला और कठोरता का मिश्रण है हमारा भारतीय संविधान।
भारत में संसदीय लोकतंत्र है। भारत में कैसा लोकतंत्र है मेरे भाई? संसदीय लोकतंत्र है। कमेंट बॉक्स में बताना है कि संसद, ठीक है, संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, ये बात आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बात करते भाई, हर एक पॉइंट आप हीरे मोती की तरह हैं, हर एक पॉइंट को आप बेहतरीन ढंग से आप इनको पढ़ लीजिए, बेहतरीन ढंग से आप इनको तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन अगर बनेगा इस टॉपिक से तो यहीं से बनेगा मेरे भाई। आप देख लीजिएगा, जितने भी टॉपिक हम आपको करवा देंगे, जितने भी टॉपिक हम आपको करवाएंगे, हर एक सब्जेक्ट के जितने भी मैंने बताया जो जीएस वाले पोर्शन में आने वाले हैं, टॉपिक वाइज करवाएंगे हर एक सब्जेक्ट का। केवल ऐसा नहीं कि केवल एक वीडियो दे दिया, एक सब्जेक्ट के कई सारे वीडियोस मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे और एकदम बेहतरीन कंटेंट के साथ मिलेंगे मेरे भाई। चलिए बात करेंगे। हाँ, भारतीय संविधान में संघ और राज्यों में शक्तियों का सुनिश्चित बंटवारा किया गया है। बात बिल्कुल सही है मेरे भाई कि भारतीय संविधान में संघ और राज्य दोनों को, मतलब दोनों की शक्तियां प्राप्त हैं। केसी वियर ने भारत को अर्ध संघीय राज्य कहा है। केसी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई कि केसी वियर ने भारत को क्या कहा? तो अर्ध संघीय राज्य कहा। शक्तियों का केंद्रीकरण सहभागी लोकतंत्र की विशेषता नहीं। सहभागी लोकतंत्र में शक्तियां जनता में निहित होती हैं। सहभागी लोकतंत्र में शक्तियां कहाँ निहित होती है दोस्तों? जनता में निहित होती हैं। देखिए कुछ पॉइंट इसमें आपके ऐसे हैं जो डायरेक्टली सीधे पेपर में बिल्कुल कॉपी पेस्ट हो जाने हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको आपको अपनी समझ विकसित करके पढ़ के जाना है और वहीं से क्वेश्चन थोड़ा सा तोड़ मरोड़ घुमा के पूछा जाता है, ठीक है। तो सारे टॉपिक अगर आप कवर किए रहेंगे तो इतना कुछ मुश्किल नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। बात करेंगे अगले पॉइंट की, संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषताएं। तो दोस्तों अगर बात करें संघात्मक शासन की जो प्रमुख विशेषता है वो दो सरकारें, मतलब क्या होंगी? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। संघात्मक का मतलब यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई कि यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के क्या करती हैं? देश को चलाती हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार। और शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका इत्यादि। संघात्मक शासन की इतनी विशेषताएं होती हैं कि वहां पर दो सरकार होंगी, एक राज्य और एक केंद्र में, और शक्तियों का बंटवारा हुआ होगा, लिखित संविधान होगा और स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। आइवर जेनिंग्स के अनुसार भारत एक मजबूत केंद्र वाला संघ राज्य है, ठीक है। आइवर जेनिंग्स के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत एक मजबूत केंद्र वाला संघ राज्य है। बात करेंगे अगले पॉइंट की तरफ, तो ग्रेनविल ऑस्टिन भारत को सहकारी संघ व्यवस्था वाला राज्य कहते हैं। ऐसे पॉइंट सीधे सीधे पेपर में बन जाते हैं। इनके अनुसार क्या है, क्या कहा इन्होंने? तो ये जो स्टेटमेंट वाले प्रश्न होते हैं जिन्होंने कहा होता है वो भी आपके एग्जाम के लिहाज से काफी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। भारत में व्यक्तियों के अधिकारों का स्रोत संविधान है। बिल्कुल सही बात है। संविधान ना होता तुम्हारे पास क्या अधिकार थे? बताओ एक बार मेरे भाई, एक बार जरा बताओ तुम्हारे पास क्या अधिकार थे? अगर संविधान ना होता तो तुम्हारे पास कोई अधिकार था? कोई अधिकार नहीं मेरे भाई। तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है कि भारत में व्यक्तियों के अधिकारों का जो स्रोत है वो कहाँ है? भैया संविधान में है। नहीं पता तो ये बात जान लो कि जितने भी तुम्हें हक मिले हैं, जितने भी तुम्हें अधिकार मिले हैं, कुछ भी तुम कर रहे हो बॉस ना, तो वो संविधान की देन है, ठीक है। तो संविधान के बारे में जानना बहुत जरूरी है आप सभी को। अगला है, भारतीय संविधान को क्रियाशील संविधान कहा जाता है। जो हमारा भारतीय संविधान है इसको क्रियाशील संविधान भी कहते हैं। संविधान की सर्वोच्चता संघीयता की प्रमुख तत्व है, ठीक है। संविधान की जो सर्वोच्चता है वो संघीयता की प्रमुख तत्व है। ध्यान रखना आपको। भारत का मूल संविधान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। भारत का जो मूल संविधान है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा जो है हस्तलिखित है। मतलब संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था, ठीक है। आपको बताना है जो हमारा मूल संविधान है, हमारा जो मूल संविधान है वो कहाँ रखा गया है, कहाँ रखा गया है मेरे भाई, और उसको किस चीज़ में करके रखा गया है जिससे वो, मतलब उसकी जो प्रतियां हैं वो बिल्कुल सेफ रहेंगी, उसकी जो प्रतियां हैं वो सेफ रहेंगी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बात करेंगे अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है कि संविधान की कठोरता को भी संघीय संविधान की प्रमुख विशेषता माना जाता है। कहने का मतलब जो संविधान में कठोरता है, संविधान की जो कठोरता है वो भी संघीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। तो संघीय संविधान की विशेषता ये भी है कि उसका जो संविधान है वो कठोर भी होना चाहिए, इतना आसान नहीं होना चाहिए मेरे भाई। भारतीय संविधान में एकात्मकता के तत्व, राज्यपाल की नियुक्ति तथा पदावधि हेतु राष्ट्रपति के अधिकार। आप सभी को पता है कि जो राज्यपाल होता है तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, क्योंकि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तो राज्यपाल रहेगा, जब नहीं चाहेगा तो उसको हटा देगा। बात करेंगे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की संसद की शक्ति, मतलब राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर जो है विधि बनाने की जो शक्ति है वो संसद को है। और एकल नागरिकता, अखिल भारतीय सीमाएं, ये एकात्मकता के तत्व हैं, ठीक है।
चलिए बात करेंगे अगले पॉइंट की। तुम्हारा अगला पॉइंट है कि भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। भारतीय संविधान केंद्राभिमुखी संविधान है। ये जो सीधा वन लाइनर फॉर्मेट में जो आपको टॉप पॉइंट मिल रहे हैं, इनको ध्यान रखना है मेरे भाई, ठीक है, इनको ध्यान रखना है। भारत में एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई कि भारत में एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है। अगला पॉइंट हमारा है कि जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को क्या कहा है? वकीलों का स्वर्ग। तो जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को क्या कहा है? वकीलों का स्वर्ग कहा है। अब भैया वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है? ये बात आप सभी को बेहतरीन तरीके से पता होगी, बेहतरीन तरीके से पता होगी मेरे भाई कि वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है। बात करेंगे अगले पॉइंट की, भारतीय संविधान का अंतिम निर्णयकर्ता कौन होता है? आप सभी को पता है सर्वोच्च न्यायालय कि भारतीय संविधान में अगर कोई भी बात, कोई मामला होता है, आप सभी को पता है, कोई भी जो मामला होता है वो आपका सबसे जो फाइनल अंतिम जो डिसीजन देता है कौन करता है? आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय करता है। और आप सभी को पता है कि जब आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप कहाँ जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। यानी संविधान का जो संरक्षक है, संविधान का जो संरक्षक है वो कौन है मेरे भाई? आपका सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। कमेंट बॉक्स में बताना है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है, किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। चलिए बात करेंगे अगले पॉइंट के कि भारतीय संघ राज्य की विधायी शक्ति भारत के संसद में निहित होती है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। भारतीय संघ राज्य की विधायी जो शक्ति होती है किसमें निहित होती है? संसद में, ठीक है। अब बात करेंगे, जैसे संसद की बात करें तो संसद किस अनुच्छेद में है मेरे भाई? संसद किस अनुच्छेद में है? तो आपको पता है 79। और राज्यसभा किस में है? राज्यसभा किस में मेरे भाई? अनुच्छेद 80 में। और लोकसभा किस में है? लोकसभा किस में है मेरे भाई? तो लोकसभा है 81 में। तो 79 में है आपका संसद और 80 में है आपका राज्यसभा और 81 में आपका लोकसभा मेरे भाई। चलो आगे बढ़ेंगे। संविधान के आदर्शों का उल्लेख कहां पर पाया जाता है? मतलब ऐसा कह सकते हैं कि संविधान के आदर्शों का उल्लेख कहां किया गया है? तो ध्यान रखना, प्रस्तावना में किया गया है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखना। भारत की संघीय प्रणाली मुख्यतः कनाडा के संविधान से ली गई है। एकदम स्टार बना लो मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की जो संघीय प्रणाली है वो किस देश से ली गई है? तो दोस्तों वो कनाडा से ली गई है। आप सभी को पता है कि हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें हैं जो विदेशों के मतलब संविधान को स्रोत बना करके लिया गया है, ठीक है। जैसे आप सभी को पता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, ये संघीय प्रणाली कहाँ लिया गया, संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया। तो ये जो सारी चीजें हैं अलग अलग देश के संविधानों से पढ़ करके उसको लिया गया है। बात करेंगे भारत के संविधान में विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का बंटवारा किया गया है, किंतु न्यायिक शक्ति का बंटवारा नहीं किया गया है। कहने का मतलब भारतीय संविधान में जो विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां उनका तो बंटवारा हुआ है लेकिन न्यायिक शक्ति का बंटवारा नहीं हुआ है। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आप सभी को पता है कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, ठीक है, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आप सभी को पता है कि केंद्र शासित प्रदेश में किसका शासन होता है? राष्ट्रपति शासन होता है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन होता है मेरे भाई, आप सभी को ये बात पता है। बात करेंगे कि यहाँ पर जो आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें हम बात करेंगे जैसे यहाँ पर जो दिल्ली है, तो दिल्ली की जो क्या बोलते हैं राजधानी क्या है? क्षेत्र दिल्ली यानी दिल्ली है। अब यहाँ पर बात करते हैं पुदुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन किया? राष्ट्रपति। मतलब अभी वर्तमान में रिसेंटली बात करते हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मतलब राष्ट्रपति। यानी जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, अगर यहाँ पर हम बात कर लें दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश की, तो केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर हमारे पास 8 हैं और हमारे और अगर बात करते हैं राज्य की तो कितने मेरे भाई? 28 हैं। ये बात आप सभी को पता है। बात करेंगे यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में होती है मेरे भाई, कि संसदीय शासन व्यवस्था में, ठीक है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो वो प्रधानमंत्री के पास होती है। बात करेंगे भारत में संघ यानी केंद्र की सभी कार्यपालिका शक्तियां किसके हाथ में होती हैं? तो वो राष्ट्रपति के हाथ में होती है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में
जो वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में होती है, और भारत में संघ की सभी कार्यपालिका जो शक्तियां होती हैं किसमें निहित होती हैं, तो दोस्तों वो निहित होती है आप सभी की राष्ट्रपति में मेरे भाई, ठीक है, राष्ट्रपति। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ पर बढ़ेंगे हम, देखेंगे अगला पॉइंट हमारा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति। भाई ये बात आप सबको पता है, भारत का प्रथम जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। आप सभी को बताना है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, इम्पीचमेंट, महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में की गई है मेरे भाई। ये दो चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप भी मतलब ऐसे कनेक्टिविटी हमसे बना के रखें, ताकि आप कमेंट वगैरह करेंगे तो आपको कमेंट मिलेगा, तो पता चलेगा कि हाँ ठीक है आप चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए बात करेंगे, हाँ बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इत्यादि शामिल हैं। यानी भारतीय संविधान के संघीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है। कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होना संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताओं में से एक होती है। भारत की शासन प्रणाली संसदीय है, जिसे कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रणाली भी कहा जाता है। अभी आपने देखा कि भारत की जो शासन प्रणाली है वो कैसी है, संसदीय है। और संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिए गए, किस देश से, अभी मैंने आपसे पूछा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बात करेंगे, चलिए बात करेंगे यहाँ पर एकल कार्यपालिका अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली को गैर उत्तरदायी शासन प्रणाली भी कहते हैं। यानी कहने का मतलब जो अक्षीय शासन प्रणाली होती है उसको गैर उत्तरदायी शासन प्रणाली भी कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को वरीयता देते हुए संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, ठीक है। देखिए वो बात आ गई जो मैंने अभी आपसे पूछा था कि भैया जो संसदीय व्यवस्था अपनाई गई, कहाँ से अपनाई गई, तो वो ब्रिटिश से ली गई है, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, ब्रिटिश से लिया गया मेरे भाई, ठीक है। संसद ब्रिटिश से लिया गया। बात करेंगे यहाँ पर, अगला पॉइंट है हमारा, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच सहयोग एवं समन्वय होता है, जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच शक्तियों का कठोर पृथक्करण होता है। निश्चित कार्यकाल, एकल सदनता, एकल कार्यपालिका तथा शक्तियों का स्पष्टता पृथक्करण अध्यक्षीय शासन प्रणाली की ये सारी विशेषताएं होती हैं। ये सभी को आप ध्यान रखना है। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उनको मैं मार्क करता हुआ चल रहा हूँ, जो ज़्यादा जरूरी नहीं है आपके लिए उन पर हम कम जोर दे रहे हैं, लेकिन आपके लिए जो ज़्यादा जरूरी हैं उन पर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं मेरे भाई। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला हमारा पॉइंट है कि सामूहिक उत्तरदायित्व, दोहरी कार्यपालिका तथा शक्तियों का अस्पष्ट पृथक्करण संसद शासन प्रणाली की विशेषता है, ठीक है मेरे भाई, संसद शासन प्रणाली की विशेषता है। तो आई होप दोस्तों आपको, ठीक है, आपको बातें समझ में आई होंगी। कोई प्रॉब्लम हो, कोई सलाह सुझाव मशवरा कुछ भी देना हो तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। आप लोग जरूर कमेंट कीजिए और आप अपनी प्रिपरेशन को मस्त बनाइए। LT ग्रेड, ठीक है, LT ग्रेड GS पोर्शन के जितने भी टॉपिक होंगे सारे टॉपिक हम कवर करेंगे, सारे टॉपिक कवर करेंगे। और यकीन कीजिए मेरे भाई, अगर आपने सारी क्लास अटेंड किया तो आपके जो मार्क्स हैं 30 में से आराम से मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ आपके 27 से 28 29 मार्क्स आराम से आपके बन जाएंगे। आप तैयार कीजिए, कुछ नहीं तो आपके 27-28 मार्क्स तो एकदम बेहतरीन बन जाएंगे मेरे भाई। 27-28 मतलब सीधा सीधा एवरेज डाटा अगर मैं लेके चलूँ तो मेरे भाई आप 25+ क्वेश्चन आप कर पाएंगे, 25+ क्वेश्चन आप कर पाएंगे मेरे भाई, 25+ क्वेश्चन आप कर पाएंगे LT ग्रेड GS वाले पोर्शन में, ठीक है। तो चलिए क्लास को अब यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।